नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। आज बात करेंगे भारत और चीन के रिश्तों के बारे में। भारत और चीन की जब भी हम बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति को 1962 का वाकया याद आ जाता है। एक ऐसा मौका जब कहा जाता है कि चीन ने छुरा घोंप दिया था, यानी विश्वासघात किया था। लेकिन इन रिश्तों में आखिरकार क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या किसी भारतीय राजनीतिज्ञ को इसकी भनक थी कि ऐसा होने जा रहा है? जी हाँ, अगर हम बात करें पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इस बारे में चेताया था और बहुत पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर तमाम चीजों की आशंका जताई थी इस बारे में। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। प्रदीप जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर, क्या हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी दूरदर्शी थे? क्या उन्हें इस बात की भनक थी कि भारत और चीन के बीच में क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप पूरा जीवन का इतिहास देखें, उनका राजनीतिक जीवन देखें, तो उनकी जो रणनीतिक समझ थी उसका कोई सानी नहीं। जिस तरह से उन्होंने राज्यों का ये राजघरानों का विलय किया और देश को एक बनाया, वो अपने आप में एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए कि किस तरह से उन्होंने किया और बिना किसी एक हैदराबाद को छोड़कर बिना किसी फोर्स के इस्तेमाल के। तो वो तो एक पक्ष है। दूसरा, चीन और तिब्बत को लेकर उनकी दृष्टि हमेशा से बहुत साफ थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो बाद में लगा। उस नारे से पहले 7 नवंबर 1950 को सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। उस दिन कैबिनेट की मीटिंग थी, वो गुजरात से लौटे थे। उन्होंने लिखा है कि मुझे सिर्फ तैयारी के लिए 15 मिनट का समय मिला, इसलिए मैं जो कैबिनेट नोट था बाकी सब पढ़ नहीं पाया। उसमें उससे जाहिर है कि तिब्बत पर और चीन को लेकर बातचीत हुई थी। उसमें देखिए उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं। उन्होंने एक तो ये पहली शुरुआत इससे की कि मैंने विदेश मंत्रालय का जो पत्राचार है चीन के साथ, और हमारे जो राजदूत हैं, उस समय बीजिंग का नाम पीकिंग था, पीकिंग में जो हमारे राजदूत हैं उनका जो पत्राचार है उसको पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि चीन हमको बेवकूफ बना रहा है और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। उन्होंने तिब्बत को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि चीन का इरादा ठीक नहीं लगता है। उसने हमसे बातचीत करके हमको उलझाकर हमको ये आश्वासन वो लगातार देता रहा कि तिब्बत के मसले का हल हम शांतिपूर्ण ढंग से कर लेंगे, और उसने अपनी फौज भेज दी। ये बातचीत का जो समय था उसने अपनी फौजी तैयारी के लिए इस्तेमाल किया, और अब भी उसका इरादा, उसकी बातचीत, भारत ने इस बात पर एतराज करते हुए चिट्ठी लिखी थी चीन को कि जो आपने सैनिक कार्रवाई तिब्बत में की है वो ठीक नहीं है। उसके जवाब में जो चीन से चिट्ठी आई वो इस तरह की थी, जो सरदार पटेल का जो असेसमेंट है उसके हिसाब से कोई दोस्त देश का मुखिया नहीं इस तरह की बात कर सकता। ये एक उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, पोटेंशियल एनिमी। तो 1950 में सरदार पटेल देख रहे थे कि चीन हमारा दुश्मन बनने वाला है। जो बात भारत के हुक्मरान उस समय के और प्रधानमंत्री नहीं देख पाए, नहीं स्वीकार किया, नेहरू जी ने इस चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया। और देश का दुर्भाग्य यह है कि 7 नवंबर 1950 को ये चिट्ठी लिखी सरदार पटेल ने, और 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हो गया। तो इस मामले पर बोलने के लिए, कहने के लिए आगे वो मौजूद रहे नहीं। लेकिन उस समय जो उन्होंने बातें कही थी, उन्होंने चेताया कि हमको अपनी सैनिक तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए कि हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। पश्चिम में पाकिस्तान से, इधर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हमको जो है चीन से लड़ना पड़ सकता है। हमारे कई राज्य सर, जो अगर 2 मोर्चों की लड़ाई जो है जिसके बारे में बार बार कहा जा सकता है, ये हम कह सकते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस बारे में भी सोच लिया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर लड़ सकते हैं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन
ये दोनों मोर्चे कभी भी एक साथ खुल सकते हैं, इसकी उनको आशंका बराबर थी। और आप देखिए कि वो आज जो है वो 70 साल बाद आज वो देख रहे हैं उस स्थिति को। तो सरदार पटेल की दूरदर्शिता का अंदाजा लगाइए। उस समय हो क्या रहा था देश में, सेना में छटनी की जा रही थी। उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, हमको सेना अपनी बढ़ानी चाहिए, हमको फौजी साजो सामान हथियार जो है और जुटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, हमको अपने मित्र देशों की मदद लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर एरिया है खास तौर से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का, वहां हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, कम्युनिकेशन है, बिजली है, पानी है, इन सब का जो जाल बिछाना चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि हमने क्या किया 70 साल में, कि 2013 में संसद में खड़े होकर उस समय के रक्षा मंत्री AK एंटनी कहते हैं कि हमारे पास बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है, उसने बना लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नेहरू की जो नीति थी वो 62 के बाद जो उनके करीबी लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, हम सड़क बनाएंगे तो चीन की फौज आ जाएगी उस रास्ते से। तो ये सोच थी उस समय की। और उन्होंने केवल चिट्ठी में ये बातें नहीं लिखी हैं, उसके बाद उन्होंने 7-8 पॉइंट गिनाए हैं कि भारत सरकार को क्या क्या करना चाहिए। और ये भी कहा है कि इस पर विचार करने के लिए जल्दी एक और बैठक बुलाइए, जो कभी नहीं बुलाई गई। तो चीन ने हमको धोखा दिया, ये तो एक बात है, लेकिन हमने धोखा खाने से पहले जो तैयारी उससे निपटने की करनी चाहिए थी वो की ही नहीं, उसकी उपेक्षा की हमने ना अपनी फौज को उस तरह से तैयार किया, ना अपने जो है रणनीतिक जो है साझेदारों को उस तरह से तैयार किया। सरदार पटेल ने लिखा है कि तिब्बत को हमने एक तरह से धोखा दिया है, तिब्बत हमारे भरोसे था, उन्होंने हमारे साथ उनके सदियों से अच्छे संबंध रहे हैं। 1914 में एक संधि हुई थी भारत और तिब्बत के बीच में, उस समय ब्रिटिश इंडिया था, उस संधि हुई थी, उस पर चीन ने दस्तखत नहीं किया। सरदार पटेल कहते हैं चीन को इस पर सिर्फ काउंटर साइन करना था, वो भी नहीं किया उसने। और वो उसी समय लिखते हैं कि ये सब जो समझौते हुए हैं इनको चीन नकार देगा, स्वीकार नहीं करेगा और तिब्बत पर कब्जा कर लेगा। तो उनकी जो उस समय की उनका असेसमेंट था वो सब सही साबित हुआ आगे चलकर। तो नेहरू ने धोखा खाया चीन से, ये एक पक्ष है, लेकिन उस धोखे की चेतावनी सरदार पटेल ने 12 साल पहले दे दी थी। आप कल्पना कीजिए कि अगर 12 साल पहले सरदार पटेल की इस चिट्ठी के आधार पर भारत सरकार ने तैयारी की होती तो 62 का युद्ध हम नहीं हारते। आज हमारा जो 40-42 हजार स्क्वायर किलोमीटर इलाका चीन के कब्जे में चला गया है वो नहीं जाता। अक्साई चीन जैसा जो इलाका इतना स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट था वो चला गया। अक्साई चीन के जरिए ही भारत चीन जो है तिब्बत और चीन के बीच में सड़क मार्ग से उसको जोड़ने में कामयाब हुआ। तो ये सब हमको जो नुकसान सहना पड़ा, युद्ध हारने का जो दंश झेलना पड़ा, वो केवल चीन के धोखा देने की वजह से नहीं है, हमारी गलत नीतियों की वजह से, जानकारी होने के बावजूद, बताने के बावजूद उस पर अमल न करने और उस पर कदम न उठाने की वजह से हुई। सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतने पहले चेतावनी दी और इस समय की सरकार की अगर हम बात करते हैं तो क्या अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके की तनातनी देखी गई और उससे जिस तरीके से निपटा गया, तो क्या लगता है कि अभी जो है चीन फॉर द टाइम बीइंग पीछे हटा है या उसकी स्ट्रेटजी कुछ और है? क्या इस चीन पर भरोसा करना चाहिए या भारत सरकार को जो जिस तरीके का इकोनॉमिक बायकॉट की बात चल रही है, लगातार जो है प्रेशर बनाया जा रहा है, उस पर जाना चाहिए? क्या रास्ता होना चाहिए चीन से निपटने के लिए? नहीं, देखिए, एक तो हमको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि चीन हमसे दोस्ती कर सकता है। ये हमको मानकर चलना चाहिए कि चीन हमारा दुश्मन देश है, उसके बारे में उसी तरह से सोच बनानी चाहिए
उसी तरह से नीति बनानी चाहिए, उसी तरह से रणनीति बनानी चाहिए। दूसरा, इस सरकार के 2014 में आने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितनी तेजी से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, जो अब और दुगना तेजी से कर दिया गया है, चीन की परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण वो है। हमने जिस तरह से सीमा पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, एयर स्ट्रिप तैयार की है, सड़कें तैयार की हैं, अब हमारी फौज को पहुंचने में जहां 12 घंटे 14 घंटे लगते थे, उन इलाकों में 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच रही है। हम अपने हथियारों को, टैंक और इस तरह आर्मर्ड व्हीकल, इस तरह की चीजों को ले जा सकते हैं। ग्लोब मास्टर जैसा इतना भारी जो है वो प्लेन उतार सकते हैं हम 12,000-13,000 फीट की ऊंचाई पर। तो ये सब हमने जो तैयार किया है, चीन को परेशानी उससे है कि हमने जहां ये सब बनाया है वहीं से दिखाई देता है कराकोरम, जो उनका हाईवे है, वहीं से उसी के पास से जानी है उनकी BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, सड़क है जो, वो सब दिक्कतें हैं चीन की। दूसरा, चीन ने जो किया अभी डोकलम में पहले किया और अब जो गलवान में किया है, वो एक तरह से ये बताने की कोशिश थी कि हम सुपर पावर हैं, आप छोटे हैं, हमसे दब कर रहिए। दोनों मौकों पर भारत ने बताया कि ये भूल जाइए, आप सुपर पावर मानते होंगे, अपने को होंगे, हम आपसे कम नहीं है, हम दबने वाले नहीं हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री गए लेह के दौरे पर, जवानों से मिले, उनको संबोधित किया, घायल जवानों से मिले, उसके बाद चीन को एक बात समझ में आ गई, ये 2020 का भारत उसके सामने झुकने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। भलाई इसी में है कि बजाय इसकी कि सुपर पावर का हमारा जो आडंबर बना हुआ है वो टूट जाए, उसकी बजाय ये है कि पीछे हट जाए। दूसरा, 15-16 जून की रात में जो गलवान में हुआ, आप समझ लीजिए कि चीन की फौज को, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है PLA, उसके जवानों को 100 साल याद रहेगा। जिस तरह से जवाब दिया है भारतीय सैनिकों ने, जो घातक ब्रिगेड थी उसने जिस तरह का हमला किया है, उससे बिल्कुल सहमे हुए हैं चीन के फौज के लोग। तो उनको समझ में आ गया कि ये भारत किसी तरह से कमजोर नहीं है, इसको दबाना आसान नहीं है, बेहतर इसी में है कि अभी पीछे हट जाओ। लेकिन ये मानकर हमको गाफिल नहीं होना चाहिए कि चीन अब इसके बाद कुछ नहीं करेगा। प्रदीप जी, आपका बातचीत के लिए धन्यवाद। तो जिस तरीके से प्रदीप जी ने बताया कि अगर हम भारत और चीन की बात करें तो भारत के लोगों को, खासतौर पर भारत की सरकार को, अभी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। चीन जो है, चीन को एक दुश्मन देश की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी नीतियां बनानी चाहिए।